हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 8 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम जानेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सैलरीज में क्या चेंज किए गए हैं। इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस में हम एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखेंगे। इसके बाद क्रिमिनल लॉज में हम 2019 की क्राइम रिपोर्ट पे नजर डालेंगे एंड लास्टली कॉर्पोरेट लॉज में हम बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 को देखेंगे। अब देखिए, एक एक्ट है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। इसमें चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई थी जिसको कि 24/9/2020 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया। बेसिकली इस एक्ट का सेक्शन 3 अमेंड किया गया है और एमपीज की सैलरी को 30% से रिड्यूस कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि एक्चुअल अमेंडमेंट क्या है। सेक्शन 3 में एक नया प्रोविजन डाला गया है, क्लॉज 1A। इसके हिसाब से 1 ईयर कमेंसिंग 1 अप्रैल 2020 एमपीज की सैलरी को 30% से रिड्यूस किया जाएगा बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस ऑफ कोरोना वायरस। मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब इस चेंज के हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की पहले सैलरी थी 1 लाख रुपए जबकि अब हो गई है 70,000 रुपए। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस की बात करें जो कि इनको पहले 70,000 का मिलता था वो अब 49,000 हो गया है और जो ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस था 60,000 का वो अब 54,000 हो गया है। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस में ये अमेंडमेंट नहीं अपनाया गया है क्योंकि देखिए ऑफिस के स्टाफ को तो आपको पे करना ही होगा ना सैलरी में, और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस में तो कम कर दिया गया है बट ऑफिस एक्सपेंसेस में सिर्फ 10% घटाया गया है। अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सैलरी के बारे में कुछ बेसिक्स समझ लीजिए। पहले तो 1954 के एक्ट के बारे में हमने पहले ही बताया आपको। इसके बाद आर्टिकल 106 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है फॉर डिटरमाइनिंग दी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। इसके अलावा 1985 में पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को डेलीगेट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को इन रिगार्ड्स टू अलाउंसेस लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस अलाउंस एटसेट्रा। मतलब कि ये सब जो अलाउंसेस थे ये पार्लियामेंट की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। 2018 तक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे वो पीरियोडिकली लॉज पास करके अपनी सैलरी को रिवाइज करते थे बट फाइनेंस एक्ट 2018 के हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो सैलरी है वो 5 साल में एक बार बढ़ाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रोवाइडेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब ये है कि देश में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स उसके हिसाब से ये लोग अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। जाते जाते कुछ ऑफिसर्स के कोविड-19 से पहले के पे को जान लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 1 लाख रुपए मिलते थे जो कि इस बिल के हिसाब से अब 70,000 रुपए हो गया है टिल मार्च 31, 2021। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को 2,25,000 और सेम यहाँ पर सेबी के चेयरमैन को भी मिलते हैं जबकि आरबीआई गवर्नर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी मिलती है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। जब हम आपको एफसीआरए बिल के बारे में बता रहे थे उस समय पर हमने आपको बताया था कि काफी सारी एनजीओज ऐसी हैं जो कि फॉरेन फंडिंग लेकर इंडिया में वेरियस एंटी नेशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करती हैं। इन सारे एनजीओज के लीडर हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल जिन्होंने हाल ही में अपने भारत के ऑपरेशंस को रोक दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट्स को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है और गवर्नमेंट उनके खिलाफ विच हंट कर रही है। अब देखिए विच हंट यहाँ पर सलेम विच ट्रायल से लिया गया है जो कि 1690s में यूएसए में हुआ था जहाँ पर महिलाओं को पहले से ही विच या फिर चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था और उसके बाद उनके अंदर या फिर उनके रहन सहन में कोई भी गलती निकाल के उन महिलाओं को फांसी पे लटका दिया जाता था। हाउएवर आजकल ये विच हंट शब्द काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है स्पेशली इन दी वेस्टर्न मीडिया।
अपने स्टेटमेंट में एमनेस्टी ने कहा कि उनको इस बारे में 10 सितंबर 2020 को पता चला। सवाल बनता है कि क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया भी, और अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है तो क्यों लिया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने एक्शन तो नहीं लिया है कोई, बट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 के आने के बाद से एमनेस्टी जैसी संस्थाओं को और भी ज्यादा दिक्कत हो गई है। अब देखिए, 2019 के अंत में सीबीआई ने एमनेस्टी के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया था और साथ ही साथ उनके 3 एसोसिएट्स को भी नामजद किया था और ये कहा था कि इन्होंने लॉज का वायलेशन किया है पर्टेनिंग टू ₹36 करोड़ जो कि इनको फॉरेन से प्राप्त हुए थे। अब देखिए, 5 नवंबर 2019 को ये केस दायर किया गया था और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने कंप्लेंट की थी। इसके बाद सीबीआई ने इनके बेंगलुरु और दिल्ली के ऑफिस को रेड भी किया था। कुल मिला के इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के तो आरोप लगते ही हैं। दूसरी तरफ ये लोग भारतीय गवर्नमेंट को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए अक्यूज करते रहते हैं इन दी कश्मीर वैली, जबकि आपने भी सच्चाई देख ली होगी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर किसी का हुआ है तो वहां के 2 परिवारों का हुआ है, एक मुफ्ती परिवार और एक अब्दुल्ला परिवार। बाकी बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को मारने पर अगर ये लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन चिल्लाएंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा 2019 में ही इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन अफेयर्स कमेटी को एक टेस्टिमोनी दी थी जिसमें ये कहा था कि भारत एक्सेसिव फोर्स और टॉर्चर की रणनीति अपना रहा है इन कश्मीर। अब देखिए, ये जो विच हंट वाली बात है ये इसी चीज से साफ हो जाती है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने ऑपरेशंस को रोक दिया हो। 2009 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी इनके लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया गया था अंडर एफसीआरए। पूरे मामले पे गवर्नमेंट ने एक काफी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की। इसमें इन्होंने ये बताया कि एफसीआरए एक्ट के अंतर्गत एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सिर्फ एक ही बार परमिशन ली है, वो भी लगभग 20 साल पहले 19/12 सन 2000 को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज नॉट एलिजिबल फॉर रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, और सरकार ने यह भी बताया कि एमनेस्टी यूके ने एफसीआरए रेगुलेशंस को कंप्लाई ना करने के लिए भारत की 4 एंटिटीज को काफी ज्यादा पैसा भेजा और ये कहा कि ये एफडीआई था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये सारा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अप्रूवल के बिना किया गया था एमनेस्टी इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि प्रीवियस गवर्नमेंट के समय पर भी इनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई थीं फॉर रिसीविंग फंड्स। आगे गवर्नमेंट ने कहा कि इसी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने इंडिया के ऑपरेशंस को सस्पेंड किया है। और देखिए, 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अगर सेम स्टैंड अपनाया है किसी एक टॉपिक पे तो उसको हम बाई पार्टीशन अप्रोच कहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि ये प्योरली लीगल अप्रोच है अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट्स, और यहाँ पर एमनेस्टी की खुद की गलती है कि वो ड्यूबियस प्रोसेस अपना रहे थे फॉर रिसीविंग फॉरेन डोनेशंस। इसके बाद सरकार ने काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाया और कहा कि इनके जो दावे हैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क को लेकर ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हैं ताकि लोगों को ना पता चल पाए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ काम कर रहा है। इसके अलावा सरकार ने यह भी एलिगेशन लगाया कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं इनको इन्वेस्टिगेशंस को डिरेल करने के लिए किया जा रहा है। लास्ट में सरकार ने कहा कि एमनेस्टी फ्री है अपना ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने के लिए, लेकिन भारत अपनी लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से ऐसी एंटिटीज को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट्स में जगह नहीं देता जो कि फॉरेन डोनेशंस रिसीव करती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 14 का प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट में यूज किया और कहा कि जो एफसीआरए के रेगुलेशंस हैं वो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर भी अप्लाई होंगे। अब देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल ही सही हैं भारत के बारे में। अब देखिए, एमनेस्टी जैसी काफी सारी संस्थाएं हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स एटसेट्रा निकालती हैं। इसमें से अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग को आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ बायस पता चल जाएगा। आप सोच के देखिए कि क्या हमारे यहाँ प्रेस अफगानिस्तान से भी बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी हमारी रैंकिंग अफगानिस्तान से भी नीचे रखी गई है। तो ये साफ पता चलता है कि इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना खुद का एक एजेंडा होता है और भारत में हमने हमेशा से शास्त्रार्थ के विषय में बात की है, यानी कि डेमोक्रेसी बाय डिबेट, लेकिन इस डेमोक्रेसी में हम फॉरेन इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। अब इसके अलावा लॉ ऑफ द लैंड की तो बात है ही।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल अपनी एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है और इस बार 2019 की रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। अब इस रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल का डेटा नहीं लिया गया है इन द ईयर 2019 और इसीलिए वेस्ट बंगाल के 2018 के डेटा के हिसाब से जो भी फिगर्स हैं उनको लिया गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी फाइंडिंग तो ये है कि 1.6% रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो सही रास्ते पे चल रही है और लोग केसेस रजिस्टर करा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात साइबर क्राइम्स की है, क्योंकि 2019 में 63.5% से साइबर क्राइम्स बढ़ गई हैं। इसमें से 60.4% साइबर क्राइम फ्रॉड के केसेस हैं। मतलब ये है कि अगर 63.5% को हम 100% मान लें तो उसमें से 60.4% फ्रॉड के केसेस हैं, विच इज फॉलोड बाय सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो कि 5.1% है। बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन की तो ये 7.3% से बढ़ गया है एज कम्पेयर टू 2018। एट एन एवरेज हर दिन हमारे देश में 87 रेप केसेस होते हैं। असम में हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन के सबसे ज्यादा मामले हैं अंडर पॉक्सो एक्ट। दूसरे और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा ही सही बट मर्डर और किडनैपिंग के केसेस में एक डिप रिपोर्ट किया गया है। मर्डर परसेंट 0.3% से कम है, जबकि किडनैपिंग के केसेस 0.7% से डिक्लाइन हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी काफी ज्यादा बढ़ा है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग 26% से, जबकि क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट 7% से बढ़े हैं। इसके अलावा 1.6% इंक्रीज देखने को मिला है इन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, जबकि यूपी में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम्स देखने को मिले हैं एंड यूपी इज फॉलोड बाय राजस्थान एंड बिहार। शेड्यूल कास्ट वुमेन के रेप की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं, फॉलोड बाय राजस्थान एंड उड़ीसा। ट्राइबल वुमेन का रेप सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रजिस्टर किया गया है। इन सारे डेटा से आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर जो हीनियस क्राइम्स हैं वो हिंदी भाषी राज्यों में देखने को मिल रही हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन राज्यों में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हाउएवर अ क्राइम कैन नेवर बी जस्टिफाइड। बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 को 29/9/2020 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया था। इसके पहले इसी संबंध में एक ऑर्डिनेंस था जिसको कि अब बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ने रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए, रिसेंट समय में हमने काफी ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स में मिसमैनेजमेंट देखा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मुंबई के सिटी कोऑपरेटिव बैंक में दिखाई दिया। इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर काफी सारे नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से जो डिपॉजिटर्स थे उनके इंटरेस्ट्स का हनन हो रहा था। इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रोफेशनलिज्म, एक्सेस टू कैपिटल और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की बात की गई है। साथ ही साथ आरबीआई का रेगुलेशन भी कोऑपरेटिव बैंक्स पे इम्प्रूव किया गया है। अब हम मेन प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 3 में अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं अप्लाई होगा जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करा रही हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन ये भी देखा जाएगा कि ऐसी सोसाइटी अपने नाम में बैंक, बैंकर या फिर बैंकिंग शब्द को इस्तेमाल नहीं करती है। मतलब अगर इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम में तो उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होगा। इसके अलावा सेक्शन 45 के अंतर्गत आरबीआई को पावर दी गई है फॉर प्रिपेयरिंग अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन या फिर अमेलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। यानी कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसको अब आरबीआई रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि उसका कैपिटल, असेट्स एटसेट्रा को रीएडजस्ट किया जाएगा, या फिर अमेलगमेशन कर सकता है। जैसे पिछले कुछ समय में आरबीआई ने काफी सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया है और ऐसे चेंजेस के लिए ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम की जरूरत नहीं होगी। बैंकिंग में मोरेटोरियम डिले इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स को कहते हैं और इस संबंध में बिना ऑर्डर निकाले ही आरबीआई एक बैंकिंग कंपनी में चेंजेस कर सकता है।
सेक्शन 56 की बात करें तो ये कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लागू होगा सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस, जैसा हमने अभी सेक्शन 3 के केस में देखा। तो ये था हमारा एनालिसिस 8 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।